नमस्कार, सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन काव्य शास्त्र के 250 क्वेश्चन करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि इसमें साथ साथ मैं आपको भी मौका दूंगा कि आप भी अपने मन में आंसर इसमें सोच सकते हो और फिर मैं इसमें साथ साथ में आपको इसमें आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप इसमें साथ साथ चलना और आप खुद भी आंसर देना कि इसमें क्या आंसर होगा, जिससे आपकी एक तैयारी का भी पता चल जाएगा। वो आप एक एक प्रकार से आपका इसमें मूल्यांकन होगा आपका। ठीक है, तो बिना टाइम शुरू करे साथ साथ आप भी इसमें उत्तर देना। ठीक है, कि भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य है, तो आपको बताना है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है। भामा, भरतमुनि, दंडी और कुंतक। ठीक है, तो आप भी अपने इसमें मन में आंसर सोच लीजिए कि भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है। ठीक है, तो आपने मन में सोच लिया होगा, तो इसका आंसर होगा भरत मुनि। ठीक है, ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य है। तो वीडियो अंत तक पूरा देखना और लाइक और कमेंट जरूर करना कि ऐसी सीरीज अपन कंटिन्यू चलाए क्या। ठीक है, अगला है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्टनायक और शंकुक। तो आप सबको पता होगा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। तीसरा क्वेश्चन, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। ठीक है, ये वो है कि जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप सबको पता है नाट्य शास्त्र। अगला आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन, विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। ये रस सूत्र आपको पूछ रहा है कि ये किसका है। तो फोर में आपका क्या आंसर हो जाएगा सभी का। तो साथ साथ में आप भी मन में आंसर सोच लीजिए। तो भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा आचार्य रस सूत्र का वाक्यकार इसमें नहीं है। नहीं पे आपको जोर देना है, एग्जाम में से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, रस सूत्र का वाक्यकार कौन नहीं है। भामा, भरत मुनि, भट्ट नायक या शंकुक। 5 में सभी आंसर सोच लीजिए। तो इसका भरत मुनि, भट्ट नायक, शंकुक तीनों तो है, तो कौन नहीं है इसमें। तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा भामा नहीं है। ठीक है, भामा क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं भामा। और इनकी पुस्तक थी, आपको सबको पता होगी, काव्य अलंकार। ये छठवीं सदी के आचार्य है, ये ध्यान रखना। और इन्होंने रसवादी सिद्धांत का विरोध करके अलंकारवादी का इन्होंने जन्म दिया था। और भामा के बारे में ये भी कहा जाता है कि काव्य के संदर्भ में चिंतन करने वाले प्रथम काव्य शास्त्री कोई है तो वो आपके भामा है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। अभी अपन क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, कभी इनकी डिटेल से भी चर्चा करेंगे। तो रस सूत्र के प्रथम वाक्यता कौन है। तो आपको बताना है भट्ट नायक, भट्ट लोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त। तो आप सब ने आंसर सोच लिया होगा मन में। आप सभी आंसर सोचे कि आप एग्जाम में क्या करके आते। तो भट्ट लोलट। ठीक है, 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर हो जाएगा रस सूत्र के प्रथम जो वाक्यता थे वो भट्ट लोलट थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी में आपको लगे क्वेश्चन कोई आपने गलत बता दिया हो तो वो भी आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। रस सूत्र की वाक्य में किस आचार्य ने संयोग का अर्थ संबंध और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से माना है। ऐसा कौन आचार्य था। तो ये आपके थे भट्ट लोलट। ठीक है, इन्होंने संयोग का अर्थ संबंध और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 7th में आपका आंसर हो जाएगा 3। संयोग का अर्थ तो संबंध, ठीक है, और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से। और रस सूत्र के प्रथम वाक्यता कौन हो गए, भट्ट लोलट। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रस सूत्र के वाक्यकारों में से उत्पत्तिवाद किसका है। ठीक है, ये मैंने ग्रुप में भी आपको बताया था कि एक लोटे से मैंने समझाया था कि लोटे से उत्पन्न होता है। तो ये आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, भट्ट लोलट। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, आचार्य शंकु के मत में किस नाम से इसको जाना जाता है। शंकुक वाला आपको इसमें बताना है। 9th में आप सभी आंसर दो, मन में सोचो क्या होगा।
ठीक है, तो आप सबने सोच लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुमतिवाद। अपन जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। और चित्र तुरंग न्याय, ये अभी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ था, ये किसका है? 10th में आपकी क्या हो जाएगा इसका आंसर? शंकुक। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आचार्य ने रस सूत्रगत संयोग का अर्थ गत्यात्मक के संबंध और निष्पत्ति का अर्थ अनुमति से लिया गया? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, थोड़ा सा भी स्पेस आप करोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो ये रस सूत्र में संयोग का अर्थ तो गम्य गमक और निष्पत्ति का अर्थ अनुमति से लिया है ये शंकुक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भुक्तिवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन सोच लीजिए, ये आपके साथ साथ में आंसर जरूर सोचना। ठीक है, भुक्तिवाद तो ये आपके भट्ट नायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आचार्य के अनुसार रस सामाजिकों के हृदय में होता है? कौन कहता है, ऐसा कौन सा आचार्य है कि रस सामाजिक के हृदय में होता है? तो 13 नंबर में आपके आंसर हो जाएगा भट्ट नायक। भट्ट नायक आपके भुक्तिवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और कहते हैं कि रस सामाजिकों के हृदय में होता है, भट्ट नायक। साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कार या आचार्य कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन में आपके साधारणीकरण यहाँ से शुरू होती है आपके भट्ट नायक से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधारणीकरण और भाव भावकत्व भावकत्व व्यापार को किस आचार्य ने एक ही माना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 में आंसर आपके भट्ट नायक हो जाएगा। ऊपर भी अपन देखा था, साधारणीकरण और भावकत्व व्यापार इन्होंने एक ही माना है, भट्ट नायक ने। रस आस्वादन न होकर आस्वाद है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किस आचार्य का मत है? 16 में क्या आंसर हो जाएगा? रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है। ठीक है, ये किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपके 17, रस सुख दुखात्मक है, ये किस आचार्य ने कहा था? 17 में आपके क्या आंसर हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच लीजिए। अभिनव गुप्त है, रामचंद्र गुणभद्र है, आनंदवर्धन है, या मम्मट है? मन में आंसर जरूर सोचें, जिससे आपके लॉन्ग टाइम तक ये मेमोरी में रहेगा कि आपने ये सही करा है या गलत करा है। तो रस सुख दुखात्मक है, तो ये आपके रामचंद्र गुणभद्र का है। 17 नंबर में आंसर 2 हो जाएगा। जो गुण होते हैं उसमें सुख और दुख दोनों होते हैं। रस अखंड अद्वितीय प्रकाश स्वरूप आनंद में चमत्कार में होता है, ये किसका मत है? 18 में। ये इसका क्या आंसर होगा? 18 में सभी आंसर जरूर दे। ठीक है, तो ये अखंड अद्वितीय प्रकाश स्वरूप आनंद में चमत्कार में, ये किसका कथन है? ये विश्वनाथ का कथन है। तो 18 में आंसर क्या हो जाएगा आपके? सी हो जाएगा। याद रखना है, सुख दुख तो रामचंद्र गुणभद्र ने कहा था, आस्वाद्य भरत मुनि ने कहा था, और अद्वितीय अखंड आनंद में ये विश्वनाथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 19 में। किस आचार्य ने रस सूत्रगत संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक के संबंध में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति से लिया गया है? तो आप सबको पता ही होगा ये किसने कहा था? तो ये अभिनव गुप्त ने कहा था। संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध में और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति के संदर्भ में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, 250 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। हिंदी के किस आचार्य के अनुसार कवि की अनुभूति साधारणीकरण होता है? ये किसने कहा था? हिंदी के किस आचार्य के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है? तो ये सब ध्यान रखना, ये कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो किस आचार्य ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है? 21 में आंसर क्या हो जाएगा? आलम्बन धर्म का साधारणीकरण किसने माना है? तो आपके आचार्य
आंसर हो जाएगा रामचंद्र इसमें शुक्ल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। आलम्बन धर्म का साधारणीकरण रामचंद्र शुक्ल ने माना है और नगेंद्र ने क्या कहा है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखते हैं अपन, किस आचार्य ने साधारणीकरण के स्थान पर भावना दोष की कल्पना की है। ऐसा कौन सा आचार्य था भाई, बताइए आप, जिसने साधारणीकरण के स्थान पर भावना दोष की कल्पना की है। ठीक है, तो यह आचार्य थे जगन्नाथ। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। 22 में आंसर हो जाएगा आपका 3। 23 नंबर देखिए, किस आचार्य के अनुसार रस सूत्रगत संयोग का अर्थ भोज्य भोजक निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से होता है। ये अपने पहले भी डिस्कस करा था, ये भट्ट नायक का है। ठीक है, भोज्य भोजक और निष्पत्ति का भुक्ति। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर सभी बताइए। ऑप्शन है 7, 10, 8, 11। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 10। कौन सा स्थायी भाव नहीं है इसमें आपको बताना है, निर्वेद, रति, हास और उल्लास। 25 में आप सभी को आंसर बताना है कि क्या होगा। निर्वेद, रति, हास, ये तो स्थायी भाव है ना। कौन सा नहीं है, उल्लास नहीं है। आगे देखिए, भामा ने किस संप्रदाय के समर्थक है, तो आपको बताना है कि भामा, ये अपने ऊपर भी डिस्कस करा था। अलंकार से संबंधित है, काव्य प्रकाश, इन्होंने आपके वो काव्य अलंकार, ठीक है, इन्होंने ग्रंथ दिया था 6वीं शताब्दी के लिए। रति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य रति के बारे में आपको बताना है कि आप सबको पता ही है, बेसिक चीजें हैं। वामन। कुंतक किस संप्रदाय से संबंधित है, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। तो वक्रोक्ति में कुंतक है। काव्य प्रकाश किसका है, तो आप सबको पता है मम्मट का है। काव्य अलंकार ये भामा का है और काव्य प्रकाश मम्मट का है। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है, तो तीसरे में आपको सबको पता है इसके कौन हो जाएंगे, आनंद वर्धन। औचित्य संप्रदाय किसका है, सबको आपको पता ही होगा किसका है, ये सेमेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गए आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, औचित्य विचार चर्चा के लेखक है, तो इसी की सेमेंद्र की ही ये रचना ग्रंथ है, सेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा। तो 32 में आपके क्या हो जाएगा, 1। अगला है, क्रोंच के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा। आप सबको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वापिस भी आ सकता है कि क्रोंच के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा था, ऐसे कौन था। ठीक है, सभी आंसर जरूर बताइए। ये आपके थे रामचंद्र शुक्ल। 33 हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, वक्रोक्ति को अलंकार विशेष के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको है। वक्रोक्ति को अलंकार, ठीक है, तो अपने वक्रोक्ति को अलंकार विशेष के रूप में स्थापित करने वाला ये श्रेय किसको जाता है, तो ये आपके जाता है वामन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी ध्यान रखना। तो 34 में आपके वामन हो जाएगा कि वक्रोक्ति को अलंकार विशेष के रूप में स्थापित करने का श्रेय वामन को है। ध्वनि विरोधी आचार्य के नाम बताइए, तो आपको बताना है कि इसमें से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है। पूरा क्वेश्चन सही से समझ लेना। 35 में सभी आंसर दो, क्या आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है ध्वनि आनंदवर्धन, मम्मट और अभिनव गुप्त, ये तो है क्या है, ध्वनि के पक्ष में। और विरोधी कौन हो जाएगा, भट्ट नायक। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य किस आचार्य की उपाधि है, ये आपको बतानी है कि ये उपाधि ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य किसकी उपाधि है। ठीक है, तो ये आपकी उपाधि है मम्मट की। ध्वनि को जो पक्ष में आचार्य थे वो एक तो आनंदवर्धन थे, मम्मट थे और अभिनव गुप्त थे। आगे देखते हैं अपन,
कौन सी निम्न में से शब्द की कौन सी शक्ति अविदा पुच्छभूता है? तो ये आपको बताना है कि 37 में क्या आंसर होगा। कौन सी शब्द शक्ति अविदा पुच्छभूता है? तो ये लक्षणा से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 38 देखते हैं। किस रीति में टेवर की प्रधानता होती है? तो आप सबको इसमें बेसिक सा सवाल है, आता होगा। 38 में आपकी हो जाएगी घोड़ी। ठीक है, कौन सी रीति है वो? घोड़ी रीति है, उसमें टेवर की प्रधानता होती है। किस रीति में श्रृंगार, करुणा, हास्य की प्रमुखता होती है? जिसमें श्रृंगार भी होता है, करुण भी होता है और हास्य भी होता है, ऐसी कौन सी रीति है? तो वो है वैदर्भी। श्रृंगार, करुणा और करुण और हास्य। तो 39 में क्या हो जाएगा आपके? वैदर्भी। अगला है सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? ठीक है, तो ये सरस्वती कंठाभरण भोज की है। अब देखो, विशिष्ट पद रचना रीति, ये किसकी पंक्ति है? विशिष्ट पद रचना होती है, वो रीति होती है। ये पंक्ति किसकी है? 41, ये पंक्ति है आपके वामन रीति संप्रदाय। किस रीति में सामाजिक शब्द नहीं होते? कौन सी रीति है जिसमें सामाजिक शब्द नहीं होते? 42 में से भी आंसर दोगे, क्या आएगा इसका आंसर? कि घोड़ी है, वेदर्पी है, लाठी है, पांचाली है। तो सबको पता होगा इसमें कि जो वेदर्पी रीति है उसमें सामाजिक शब्द नहीं होते। अलंकृत पुनः व्यापी, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मम्मट का है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अनलकृति पुनः व्यापी, यह कथन किसका है? 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 में आंसर होगा आपके वामन। निम्न में से कौन सा रसवादी आचार्य? आपको डायरेक्ट बताना है कि रसवादी इनमें से कौन सा है। तो रसवादी आचार्य आपके मम्मट है। अगला है अलंकारवादी आचार्य का, इसमें से आपको बताना है 45 में अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो इसमें कौन हो जाएगा आपके अलंकारवादी आचार्य? आनंदवर्धन, मम्मट और अभिनव गुप्त। ये तो पहले भी देखा था अपने। ठीक है, तो ये ध्वनिवादी थे, रसवादी वाले थे। और तो ये आपके रुद्रट है, वो अलंकारवादी हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 46। अंबर पन घट में डुबा रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार? आपको 46 में आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, अंबर पन घट, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपके रूपक आंसर होगा 46 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। तरनी तनुजा तट तमाल त्रोवर बहु छाय, इसमें से कौन सा अलंकार आपको बताना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा होगा आपके? आपको पता है तरनी तनुजा तट अनुप्रास। ठीक है, कनक कनक ते सो गुनी मदक अधिका, इसमें आपको बताना है 48 में कौन सा आंसर होगा। कनक कनक। ठीक है, ये आपके कौन हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा 48 में। 49, जहाँ उपमेय में इंपॉर्टेंट है, उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपमेय में उपमान की संभावना। 49 में आपके हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है भूषण बिनु ने विरजाई विरजई, कविता विनीता मित अलंकार के संबंध में इस पंक्ति हिंदी के किस आचार्य की है? इंपॉर्टेंट है, 50 में आपके आंसर हो जाएगा केशव की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि भूषण बिनु ने विराजई, कविता विनीता मित। ठीक है, अलंकार के संबंध में ये पंक्ति किसकी है? तो 50 में आंसर हो जाएगा केशव। किस अलंकार में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं?
कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द में कई अर्थ उसमें चिपके रहते हैं? 41 में आपके हो जाएंगे वो स्लेस। ठीक है, तो 51 में क्या आंसर हो जाएगा आपके? स्लेस। किस अलंकार में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? स्लेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु, अपने एक सेकंड देखना, रुकना। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? डायरेक्ट आपको आंसर बताना है इसमें क्या आएगा। तो भ्रम हो मतलब भ्रांतिमान। चंद्रमा के समान मुख कांतिवान, इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है? तो इसमें क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है, चंद्रमा के समान। फिर अपन देखते हैं, जहां कारण के न होने पर भी कार्य का वर्णन किया जाए, वहां पे आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो 54 में आपके हो जाएगा विभावना। कारण के न होने पर भी कार्य का वर्णन। 54 में 3। 55 देखो, जहां कारण के न होने पर भी कार्य का वर्णन नहीं किया जाए, वहां पे कौन सा होगा? होने पर तो विभावना। ठीक है, 55 में आंसर किया जाएगा विशेषोक्ति। ठीक है, विशेषोक्ति हो जाएगा। जहाँ कारण न होने पर भी कार्य का वर्णन, जहाँ कारण होने पर भी कार्य का वर्णन नहीं हो, और जहाँ कारण होने पर भी कार्य का वर्णन हो, वो तो विभावना, और नहीं होने पर विशेषोक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है, इसमें बताना है आपको इसमें कौन सा अलंकार है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रग। ठीक है, यह पूरा पढ़ के आराम से इसका सब आंसर दो कि 56 में क्या आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, अन बूढ़े बूढ़े तीर ते बूढ़े सब अंग। तो यहाँ पे क्या करेगी? विरोधाभास बिहारी का ये दो है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। 56 में 3 हो जाएगा। 57, जहाँ उपमेय और उपमान का एक ही साधारण धर्म को भिन्न भिन्न शब्दों में बताया गया है, वहाँ कौन सा अलंकार है? जहाँ उपमेय और उपमान में एक ही साधारण धर्म होता है, उसमें क्या है? भिन्न भिन्न शब्दों में उसको क्या है बताया गया है, वहां पे आपके क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, बताओ। प्रतिवस्तु उपमा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखो, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। इसमें कौन सा आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगी आपके? विभावना। ठीक है, विभावना। और अपने देखा था जहाँ कारण होने पर बताया जाता है, विषय शक्ति पढ़ा था अपन ने कारण नहीं होने पर, है ना। कारण नहीं होने पे भी काम का, कारण होने पर भी काम का नहीं होना, ये इसमें आ जाएगा आपके। तो इसका 58 का राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा 58 में। अब है 59, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी? तो आप सबको पता है कि कितनी मानी है भरत मुनि ने। ठीक है, तो आपके हो जाएगा 8। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो विश्वनाथ ने कितनी मानी है? तो आप सबको पता है कि विश्वनाथ ने 9 मानी है, भरत मुनि ने 8 मानी है, विश्वनाथ ने 9 मानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक के हृदय हृदय में स्थायी रूप में रहने वाला भाव कौन सा है? जो सामाजिकों के हृदय में रहता है वो कौन सा स्थायी भाव है? 61 में सब आंसर बताओ। तो स्थायी रह रहा है तो स्थायी से ही पता चल जाएगा, स्थायी भाव। रस में कितने अवयव या अंग होते हैं? तो रस में कितने अवयव या अंग होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 अवयव या अंग होते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? कोई भी अद्भुत रस हो रहा है तो इसमें कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें विस्मय है। ठीक है, फिर है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? विभत्स रस कब होगा? जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ये तो आप सबको पता ही है, बेसिक क्वेश्चन है। 33 संचारी भाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है 66, भरतमुनि के अनुसार अनुभवों में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं।
67 क्वेश्चन नंबर देखो। आलम्बन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आलम्बन की चेष्टाएं क्या कहलाती है। 67 तो उसको बोलते हैं अनुभाव। ए से आलम्बन, आलम्बन की चेष्टाएं आपके अनुभाव हो जाएगी। ए से ए कर लेना ना, याद रह जाएगा आपको। भरतमुनि ने रस सूत्र का अंतिम वाक्य था कौन है? जो भरतमुनि का रस सूत्र है उसका अंतिम जो वाक्य था वो कौन है? आपको 68 में आंसर बताना है। तो अंतिम अपने पढ़ा था ये लास्ट में अभिनव गुप्त है। किस आचार्य ने स्थायी भाव का भी साधारणीकरण माना है? कौन था स्थायी भाव का भी जो साधारणीकरण मानता है? 59 वो अभिनव गुप्त। लास्ट में यही है और स्थायी भाव का ही यही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 70। विभाववादी विभाववादी के साधारणीकरण के साथ साथ आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य होना किस आचार्य ने स्वीकार करा है? विभाववादी के साधारणीकरण के साथ आश्रय का सामाजिक तादात्म्य होना ये किस आचार्य ने? 70 में आंसर बताना है आपको। क्या आएगा इसमें? तो ये विश्वनाथ ने माना है। ठीक है, 70 में 3। अगला है 71। अभिधा भावकत्व भोजकत्व किन व्यापारों का उल्लेख आचार्य? पहले भी देखा था, भट्ट नायक। भट्ट नायक में अभिधा भावकत्व और भोजकत्व। 71 में 3 आंसर हो जाएगा। अद्वैतवादी शैव दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले शैव दर्शन पर किसने करी थी? तो ये अभिनव गुप्ती था। भट्ट नायक की भुक्तिवाद, वैसे भट्ट नायक भुक्तिवाद दर्शन किस पे आधारित है? 73 में हो जाएगा सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त शैव, भट्ट नायक सांख्य दर्शन। 73 में आपके 2 आंसर आ जाएगा। न्याय दर्शन के लिए ये अपने पहले भी देखा था, न्याय चित्रवाला ये सब इसमें शंकु का आ जाएगा। ठीक है, 74 में 3। 75 रस निष्पत्ति अनुमान द्वारा प्राप्य है ये किस आचार्य का मत है? जो रस निष्पत्ति है अनुमान द्वारा प्राप्य है ये किसका कथन है? आपको बताना है 75 में। तो ये शंकु का ही कथन है कि अनुमान द्वारा ये प्राप्य है। किस आचार्य ने रस की अवस्थिति अनुकार्य मानी? जो रस की अवस्थिति है वो अनुकार्य है। 76 में आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट, अनुकार्य इन्होंने माना है। भट्ट नायक द्वारा रस की अवस्थिति को किस में मानते हैं? देखो, भट्ट नायक तो नायक होता है वो समाज में रहता है, लोलट है वो अनुकार्य में मानते हैं। ठीक है, और अनुमान द्वारा प्राप्य ये शंकु कहते हैं। ठीक है, 73 हो गया। रीति आत्मा काव्य से ये किस आचार्य ने कहा था? आपको बताना है 78 में। तो ये रीति से संबंधित आपके वामन ने रीति संप्रदाय दिया था। अब अगला आता है 79। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ ही काव्य में है ये किसकी परिभाषा है? तो ये भामा की है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। भामा ने क्या कहा था कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। और भामा ने कल अपन देखा था कि इनकी काव्य अलंकार पुस्तक है, 6वीं शताब्दी के हैं ये, और रस विरोधी आचार्य है ये। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक सेकेंड। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन देखना कि तद्दोषो शब्दार्थो सब गुणवान अलंकृति पुनः क्वापि ये किस का विलक्षण, ये किस आचार्य का है? ठीक है, अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये ध्यान रखना। 80 में क्या आंसर हो जाएगा? तद्दोषो शब्दार्थो, ये मम्मट की लाइन है। ठीक है, शब्दार्थो काव्यम ये भामा की लाइन है। ठीक है, और वाक्य रसात्मक काव्यम 81 देखिए, 81 में ये काव्य लक्षण किसका है? वाक्य रसात्मक काव्य 81। तो ये वाक्य रसात्मक ये विश्वनाथ का काव्य लक्षण है, वाक्य रसात्मक काव्यम। ठीक है, फिर है रमणीय रमणीय अर्थात प्रतिपादक शब्द काव्यम।
ये किसकी लाइन है? 82 किसका कथन है? ये पंडित जगन्नाथ का। देखो, वाक्य रसात्मक विश्वनाथ, रमणीयता प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ, शब्दार्थों वाला अपन ने देख लिया भामा, और 200 वाला मम्मट का। ठीक है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 83 में देख लो कि सगुण अलंकारक सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विभुत कहत सब कोई। हिंदी में आचार्य, ये किसका कथन है? सगुण अलंकार सहित, ये किसकी परिभाषा है? दोष से रहित होना चाहिए काव्य, अलंकार से युक्त होना चाहिए शब्द और अर्थ वारो कवित। ठीक है, 83 में आपका आंसर हो जाएगा ये चिंतामणि की का कथन है। ठीक है, 83 में एक। 84 का सभी आंसर दो। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा था? 84। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, 84 में क्या आंसर हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। 84 कौन सा नाम मृतक का नहीं है? तो डायरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा नाम मृतक का इसमें नहीं है। 85 में आपका हो जाएगा आख्यान। दंत कथा है, पूरा कथा है और पूरा ख्यान है। आख्या नायक नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो आगे देखना 86। रूढ़ि और प्रयोजना के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? रूढ़ि और प्रयोजना के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? रूढ़ि और प्रयोजना के आधार पर। 86 में सारे आंसर देना। तो 86 में आंसर हो जाएगा 2। लक्षणा में रूढ़ि और प्रयोजना के आधार पर शब्द शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह व्यक्ति गधा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? यह व्यक्ति गधा है, तो इसमें लक्षण दिया हुआ है गधे जैसा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लक्षणा। 87 में 3। 88 में देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सी शब्द शक्ति है। नंद ब्रज लीजे, टोंकी बजावे, देहु विदा मिली जाही, मधुपुरी जय गोकुल के राय। 88 में आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी? आपके व्यंजना हो जाएगी। भोजराज के अनुसार गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो ये आप सबको पता ही है, कितनी हो जाएगी आपके? 72। 89 में ए हो जाएगा, भोजराज ने गुणों की संख्या मानी है 72। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस आचार्य ने गुण को शब्द और अर्थ का धर्म माना है? जो गुण है वो शब्द और अर्थ का धर्म माना है। कौन से ऐसा आचार्य है? तो ये वामन है। वामन ने गुण को शब्द और अर्थ का धर्म माना है। किस आचार्य ने वेदर्पी, गोडी और पंचाली को सुकुमार, विचित्र और मध्य मार्ग का नाम दिया है? 91 में क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा आचार्य था जिसमें वेदर्पी, गोडी और पंचाली को सुकुमार, विचित्र आया हुआ क्वेश्चन है ना। इन चीजों को एक एक ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। इसमें 91 में आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो 3। कुंतक था जिसमें वेदर्पी, गोडी और पंचाली को सुकुमार और विचित्र और मध्य मार्ग नाम दिए। ठीक है, 92 मोस्ट इंपोर्टेंट सारे सवाल एग्जाम आए हुए हैं। किस आचार्य ने समास को रीतियों का भेदक तत्व माना है? 92, तो रुद्रट था ये। ठीक है, समास को रीतियों का भेदक तत्व माना है। 93 किस स्वभाव के आधार पर रीतियों का विभाजन किसने किया? कवि स्वभाव के आधार पर ये किसने रीतियों का विभाजन करा था? ये कुंतक था ये। ठीक है, 93 में ए। 94 गुण के आधार पर, देखो कवि स्वभाव के आधार पर तो कुंतक ने करा था, ध्यान रखना। और समास को रीतियों का भेदक माना रुद्रट ने। और गुण के आधार पर रीतियों का विभाजन किसने करा था? तो ये था वामन। वामन करता है गुण के आधार पर। ठीक है, वर्ण गुफ को रीति का भेदक तत्व किसने माना? 95 में 3 मम्मट ने माना था वर्ण गुफ को रीति का भेदक, मम्मट। वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है, ये सबको पता ही है।
कुंतकी है, पर हिंदी आगे नाम लग जाए, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम तब आ जाए, तब आपके आंसर क्या आ जाएगा, नगेंद्र। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। आगे देखो, वक्रोक्ति जीवितम किसकी है, कुंतक की। हिंदी वक्रोक्ति जीवितम किसकी है, नगेंद्र की। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, बस तो सारा ध्यान एक बार इसको सारे क्वेश्चन करना है अपन को ना। काव्य अलंकार के रचनाकार है, 97 में सभी आंसर दोगे कि काव्य अलंकार के कौन है। तब ने देखा था काव्य अलंकार भामा, यहीं से शुरुआत होती है। काव्य दर्श किसकी है, ये आप सबको पता है, 98 में ये दंडी की है। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना कि ऐसे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या टॉपिक पे अपन वीडियो लाएं क्या रोज। ठीक है, आप कमेंट करोगे तभी अपन को पता चलेगा कि हाँ यूजफुल है या नहीं है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आपका एक पता भी चल जाएगी आपको क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, 99। तो कमेंट जरूर करना कि आगे कौन सी वीडियो लाई और कैसी क्लास थी। 99 में अपन बात करते हैं कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ये किसकी रचना है। तो ये सब आपको पता है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ये किसकी रचना है, तो ये वामन की रचना है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। 99 में 3, 100 में चंद्रालोक, ये सबको पता ही है आपके, किसकी है, जयदेव की। 100 में 4, कुवलयानंद किसका ग्रंथ है, 101 में आपके हो जाएगा पे दीक्षित का। जिस काव्य में वाच्यार्थ अपने अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करते हैं, इस काव्य को क्या कहा जाता है। 102 में सभी आंसर बताओगे, आंसर देना सबको जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें आप क्या करते हैं एग्जाम में जब आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन। जिस काव्य में वाच्यार्थ अपने अर्थ को गौण करके, जो वाच्यार्थ का अर्थ गौण करके प्रतिमान अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस काव्य को क्या कहा जाता है। 102 में सबका क्या आंसर होगा, तो ये ध्वनि काव्य। ठीक है, 103, जिस काव्य में व्यंग्यार्थ का अस्तित्व ही न हो उसे क्या कहा जाता है, व्यंग्यार्थ का अस्तित्व ही नहीं हो। 103 उसे चित्र काव्य शंकु वाला देखा था ना आपने, चित्र तुरंग। जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के क्रम लक्षित नहीं होता है, वह कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में क्रम लक्षित नहीं होता, वहां कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। 104 में आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, असलंक्ष्य क्रम ध्वनि क्या होता है, जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में क्रम लक्षित नहीं होता, यहाँ पे ध्वनि होती है असलंक्ष्य क्रम ध्वनि। 105 नंबर क्वेश्चन सभी आंसर दोगे कि 105 में क्या आंसर आएगा। काव्य में जब लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, लोक भाषा, ठीक है, तब कौन सा दोष होता है। काव्य में जब लोक भाषा शब्दों का प्रयोग होता है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तब कौन सा दोष होता है। 105 में आंसर हो जाएगा ग्राम्य। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने के कारण कौन सा दोष होता है। लोक भाषा होगा तो ग्राम्य होगा, पर अनावश्यक शब्द होगा तो सभी बताओ कौन सा दोष होगा। 106 में तो अधिक पदत्व है, ज्यादा शब्द होने के कारण। दृष्टपूर्ण पदों में कौन सा दोष होता है। 107 में आपके हो जाएगा क्लिष्टत्व दोष दृष्टकूट पदों में। शाहजहां ने संस्कृत के किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था। भाई शाहजहां ने किसको पंडित राज की उपाधि दी थी, ये आपको बताना है। 108 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या आंसर होगा, तो ये था जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ की उपाधि दी थी। प्रज्ञा नवन वनोन्वेषण शालिनी प्रतिभा मता ये कथन किसका है। ठीक है, 109 में आंसर क्या हो जाएगा, बट तोत का कथन है ये, प्रज्ञा से नवन अन्वेषण। ठीक है, श्रृंगार रस का प्रधान, बट तोत वाला कथन ध्यान रखना भाई, है ना, प्रज्ञा से शुरू होता है। श्रृंगार रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है। 110, तो श्रृंगार रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, तो माधुर्य गुण होता है। 110 में 3। तो 250 क्वेश्चन है, पूरे देखना इसमें। ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य की उपाधि संस्कृत के किस आचार्य को मिली है। ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य 111 में ये मम्मट को मिली है। ध्वनि
ध्वनि प्रस्थान ब्रह्मचारी की उपाधि मम्मट को मिली है। ठीक है। साधारणीकरण सिद्धांत की व्याख्या मधुमती भूमिका का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? 112 में आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। साधारणीकरण सिद्धांत की व्याख्या मधुमती भूमिका का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? तो श्याम सुंदर दास ने करा है। 113 माई तो शब्द कहाँ का है? ठीक है, तो 113 में क्या हो जाएगा? ग्रीक। ये बार वाले लगभग ग्रीक के ही होते हैं। ठीक है, ग्रीक या लैटिन में होता है, तो ध्यान रखना माइथोस ग्रीक का है। आगे बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, सभी आंसर दो। मितक शब्द में मित शब्द किस भाषा का है? तो 114 में क्या हो जाएगा? ये अंग्रेजी की भाषा का है। 115 में मित्य की रचना कौन सी है? 115 में आंसर हो जाएगा अंधा युग। जो रचना है वो मितकीय रचना है। संशय की एक रात, ये मित्य की रचना किसकी है? देखो, अंधा युग मित्य की रचना है, संशय की एक रात। देखो, अंधा युग धर्मवीर भारती, संशय की एक रात 116 में हो जाएगा नरेश मेहता की ये संशय की एक रात है। ठीक है। आत्मजयी मित्र की रचना ये के प्रणेता कौन है? 117 में दो कुंवर नारायण। नैचिकेता किस मित्र की रचना का पात्र है? 118 में आत्मजयी का ही नैचिकेता ये आपके पात्र है। और ये आत्मजयी मित्र की रचना किसने लिखी है? तो ये कुंवर नारायण ने लिखी है। फैंटेंसी किसकी रचना में प्रयुक्त हुआ होता है? ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। 119 में सबका आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध। सबसे ज्यादा फैंटेंसी ये करते हैं ना। फैंटेसी शब्द कहाँ से आया है? 120 में आंसर हो जाएगा यूनानी से आया है। किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है? 121 में हो जाएगा एक भूतपूर्व विद्रोही की आत्मकथा। मित्य की समीक्षा का प्रमुख विद्वान कौन है? 122 में नार्थेफ फ्राई। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उनकी मूर्ति मन में लाकर उससे सामीप्य का अनुभव करना कल्पना है। ये किसकी पंक्ति है? अच्छी लाइन है ना। मतलब जो वस्तु हमसे अलग है और हमसे दूर प्रतीत होती है और उनकी मूर्ति मन में लाकर उनके उसके सामीप्य का अनुभव करना, ये कल्पना है। ये किसकी पंक्ति है? 123 में सबको आंसर देना है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है। साहित्य में बिखरी कड़ियों को जोड़ने में किससे काम में लिया जाता है? जो साहित्य में बिखरी कड़ियां हैं उसको जोड़ने में क्या आप यूज करोगे? प्रतीक करोगे, कल्पना करोगे, बिंब करोगे, क्या करोगे? 124 में आंसर दो सभी। तो 124 में आंसर हो जाएगा आपकी कल्पना। कल्पना के माध्यम से अपन कड़ियों को जोड़ सकते हैं। प्रतीकवाद की स्थापना कहाँ हुई? प्रतीकवाद की स्थापना आपको बताना है कहाँ पे हुई। तो फ्रांस में हुई है। प्रतीकवाद की स्थापना कब हुई? तो 1885 में फ्रांस में। प्रतीकवाद ऐसे जहाँ कांग्रेस की स्थापना होती है उसके समथिंग। इनमें प्रतीकवाद रचना कौन सी एक नहीं है? 127 में आपको बताना है बौदलेयर, बर्लेन, मार्लेम। तो ये अजरा पाउंड ये नहीं है। 128 में बिंबवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? 128 में हयूम, टीई हयूम। कौन सी बिंबवाद रचना नहीं है? 129 में ए। ठीक है। ठीक है, एल आर में। ठीक है। 130 में देखो भरतमुनि के पंचम वेद किसे कहा गया है? भरतमुनि ने पंचम वेद किसे कहा है? कहानी को कहा है, उपन्यास को कहा है, नाटक को कहा है, स्मरण को कहा है? 130 में सभी का आंसर सबको पता ही है कि नाटक को कहा है। 131 निम्न से कौन सा आचार्य विश्वनाथ की मतलब कि आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? आपको बताना है कि विश्वनाथ ने क्या लिखा था। ठीक है, सबको पता है। 131 में क्या आंसर हो जाएगा? साहित्य दर्पण लिखा था। रस गंगाधर के रचना कौन है?
तो रस गंगाधर क्या हो जाएगा आपके? पंडित जगन्नाथ। हिंदी के किस कवि की रचनाओं में फैंटेसी, ये वापिस आ गया 133 में, मुक्तिबोध। ये दीप अकेला स्नेह भरा मतदाता सा, इस पंक्ति को मतलब इसमें से बताना है कि विडंबना बिंब प्रतीक को दे दो, इसमें से अपन क्या दे सकते हैं? ये दीप अकेला स्नेह भरा मतदाता सा। 134 में सभी आंसर बताओ। अजनबीपन है ना, अलग ही लग रहा है। 135, इसमें से अस्तित्ववादी से जुड़ी विचारधारा आप में से कौन सी बतानी कि इसमें से अस्तित्ववादी से जुड़ी हुई विचारधारा कौन सी है? तो ये आपने अजनबीपन। संरचनावाद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये काम्बू थे। काव्य की भाषाई संरचना का विचार करने वाले वाद थे। काव्य की भाषाई संरचना पर विचार करने वाले कौन सा वाद है इसमें? तो ये संरचनावाद है, ये का भाषा पर बात करता है। मृतक के अलग अलग रूपों में सिद्धांत को प्रश्रय दिया है। तो मृतक ने अलग अलग रूपों में सिद्धांत को प्रश्रय दिया है। 138 में क्या हो जाएगा? रोलांड वार्थ। संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है आपको बताना है 139 में। संरचनावाद की मूल अवधारणा, संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है? सस्यूर का भाषा सिद्धांत। संरचनावाद का चिंतक इसमें कौन नहीं है? 140 में रोलावर्थ, जॉन लंकास, ये आपसे ध्यान रखना। एजरा पाउंड इसमें ये नहीं है। मिशेल, रोला और लंका ये तीनों है। संरचनावाद की भाषिक संरचना का विरोध किया 141 में देरिदा। इनमें से कौन सा वाद भाषा की संस्कृति पर टिका हुआ है? भाषा की संस्कृति पर टिका 142, ये अपन देखा था। भाषा की संस्कृति में संरचनावाद आता है। मेतकों, पुराख्यानों और परोल के आधार पर विचार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये लेवी थे। हिंदी की किस काव्य कृति के प्रतीकों और मितकों का प्रचुर प्रयोग हुआ है? इनमें से हिंदी के किस काव्य कृति में प्रतीकों और मितकों का प्रयोग हुआ है? 144 में आंसर देना है। तो अंधेरे में। 145 नंबर क्वेश्चन देखो कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो देरिदा। कल्पना सिद्धांत के व्याख्याकार कौन है? 146 में 146 तो कालरिज। स्पीच एंड फिनोमिना के रचनाकार कौन है? तो देरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस और ये आप ध्यान रखना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये रचना किसकी है? 148 में देरिदा। ठीक है। दे आइडियोलॉजी ऑफ लिटरेटरी ऑब्जेक्ट, ये ग्रंथ किसका है आपको बताना है 149 तो देरिदा का। आपके दो क्वेश्चन इसमें से हो गए, ध्यान रखना, एक ही सेम टू सेम। किस पाश्चात्य मतलब एक ही व्यक्ति के किस पाश्चात्य समीक्षक ने अरस्तु से लेकर इलियट तक की समीक्षा पद्धति का निषेध करा था? ऐसा कौन था भाई पाश्चात्य समीक्षक जो अरस्तु से लगाकर इलियट तक की समीक्षा करता है? 150 में आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके देरिदा ही हो जाएगा। अरस्तु से लगाकर इलियट तक की समीक्षा करता है ये। 151, हिंदी के किस कवि ने दरिदा को विखंडनवाद से प्रभावित होकर कामायनी के परंपरागत पाठ को बदलकर फैंटेसी का? हिंदी के किस कवि ने? 151 में आपके मुक्तिबोध फैंटेसी संबंधित यही बोलेगा। ठीक है। ब्लाइंड्स एंड इनसाइट, ये इसकी रचना 152 में पाल्डी मान। देरिदा के बाद विखंडनवाद का दूसरा चिंतक कौन था? तो 153 पाल्डी मान, ये देरिदा के बाद आता है पाल्डी मान। ब्लाइंड्स एंड इनसाइट ये किताब भी लिखता है। विखंडनवादी का चिंतक इसमें से कौन नहीं है? 154 तो मिशेल फुको ये नहीं है। संरचनावादी का विचारक इसमें से कौन सा नहीं है? 155 तो
बारबरा जानसेन, ये संरचनावादी का विचारक नहीं है। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रवर्तक कौन है? उत्तर आधुनिकतावाद के प्रवर्तक कौन है? फारसवा, ठीक है। द डेथ ऑफ द आथर के रचना कौन है? 157 रोला वार्थ। द पोस्ट ऑफ मॉडर्न एडिशन के लेखक कौन है? 158 फारसवा, ठीक है। थियरी ऑफ डिफरेंस एंड विद सिद्धांतवाद किसके है? 159 में उत्तर सृजनावाद। थियरी ऑफ रीडिंग विखंडनवाद से संबंधित है, ठीक है। 161 फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट लिटरेसी थ्योरी के संपादक कौन है? 161 में आपकी क्या हो जाएगा? मेरी एलिंगटन। आगे आता है 162 उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक इसमें से कौन नहीं है? 162 में आंसर क्या हो जाएगा? लेविस नहीं है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसमें, एक सेकंड। 163, ठीक है। तो 163 देखो, नई समीक्षा में एम्बिगुइटी शब्द का प्रयोग करता है, इसमें कौन है? तो इसमें कौन हो जाएगा? विलियम एप्सन। निम्न से कौन सी नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है? 164 में हो जाएगा ड्राइडन। विखंडनवाद का जन्म कहाँ से हुआ? 165 में आपके क्या हो जाएगा? फ्रांस में। द न्यू क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन है? रैनसम। मार्क्सवादी आलोचक इसमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है मार्क्सवादी आलोचक इसमें से कौन सा नहीं है। 164 में ल्योतार। 168 नॉवेल एंड द पीपुल किसकी रचना है? तो फॉक्स की है ये। लिविडो या काम प्रवृत्ति को साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा मानने वाले विद्वानकार कौन है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। 169 में हो जाएगा फ्राइड। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? 170 तो गार्दे। अस्तित्ववाद की समीक्षक नहीं है 171 एडलर, बाकी तीनों है, ठीक है। व्यक्ति का स्वच्छंदता का महत्व है किससे? 172 अस्तित्ववाद से। नई समीक्षा का विषय है साहित्यकार की रचना। किसमें नियमों का परंपराओं का सम्मान होता है? 174 अभिजात्यवाद में नियमों परंपराओं का सम्मान होता है। सुकरात के शिष्य कौन है? 175 सबको पता है। सुकरात के शिष्य कौन है आपके? प्लेटो है। रिपब्लिक गणराज्य किस आलोचक की रचना है? 176 में आपको सबको बताना है रिपब्लिक किसकी है। तो सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो की आपके रचना कौन सी हो जाएगी? रिपब्लिक, ठीक है। 176 में आंसर 4 हो जाएगा। यूनानी समीक्षक का नाम बताइए। 177 लोजाइंस, इंपॉर्टेंट। यूनानी समीक्षक लोजाइंस, ये सिलेबस में भी लगा हुआ है तो पूछ सकता है, ठीक है। यूनानी समीक्षक कौन नहीं है? 178 ड्राइडन नहीं है, प्लेटो है, अरस्तु है, लोजाइंस। प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक, ठीक है। किसके समीक्षक ने काव्य का को असत्य कहा है? किसके समीक्षक ने काव्य को असत्य कहा है कि काव्य तो असत्य है? तो ये प्लेटो ही है आपके। ये कहता है पूरा काव्य जो है वो आपके असत्य है, प्लेटो ने कहा है। फिर है पोइटिका काव्य शास्त्र किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है पोइटिका। 182 अरस्तु की है ये। किसके समीक्षक का जन्म यूनान के स्टेजिरा में हुआ है? 181 अरस्तु में। अरस्तु ने क्या लिखा? पोइटिका। गणराज्य किसने लिखा? प्लेटो ने, ठीक है। रिपब्लिक। 182 साहित्य का उद्देश्य कथा शीर्ष या विचरण
किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य, कथा, शीर्ष, ये किसने माना है? 182, ये अरस्तु ने ही माना है। 183, काव्य प्रकृति का अनुकरण है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है, ये किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में काफी बार ये पूछा हुआ भी है। तो अरस्तु। अरस्तु देखो, पर काव्य प्रकृति का अनुकरण है, साहित्य के उद्देश्य, कथा, शीर्ष है, और इनका जन्म यूनान के एस्टेजिरा में हुआ। ठीक है, और ये पोइटिका इन्होंने ग्रंथ लिखा। ठीक है, काव्य प्रकृति का अनुकरण है, ये अरस्तु ने कहा था। 184 में सभी आंसर दोगे। समस्त कला अनुकृति की अनुकृति है। समस्त कला अनुकृति का अनुकृति, अनुकरण का अनुकरण। 84 प्लेटो कहते हैं जी। प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं, फिर प्लेट रखते हैं। अनुकृति का अपन क्या करते हैं, इसमें अनुकरण करते हैं, या अनुकरण का अनुकरण इसमें बोल सकते हैं प्लेटो की। ठीक है, ठीक है। तो समस्त कला अनुमति की अनुकृति की अनुकृति, ये प्लेटो की कथन है। 185 की अपन बात करते हैं। 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व की कालावधि किस समीक्षक की है? तो 185 में आपके हो जाएगा अरस्तु की है। ठीक है, और समस्त कला की अनुकृति प्लेटो ने कहा था। ठीक है, और काव्य प्रकृति का अनुसरण है, ये आपके अरस्तु ने कहा था। ठीक है, 146 की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या है? सभी को बताना है 186 में क्या है। तो हूबहू नकल। तो प्लेटो क्या कहता है? अनुकरण का अनुकरण, हूबहू नकल आप इसको बोल सकते हो, ये प्लेटो का कथन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। फिर अपन आते हैं एक 187 का आंसर बताओ सभी, क्या आएगा इसका? सभी को बताना है 187 में क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है 187 कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी के तत्व कौन कौन से हैं? मतलब कितने तत्व है त्रासदी के? 1 सेकेंड। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार त्रासदी के तत्व है 187 में हो जाएंगे आपके 6। और अरस्तु क्या कहते हैं? काव्य का अनुकरण करते हैं, और अनुकरण का अनुकरण कौन करता है? प्लेटो करते हैं। पेरिप्सूस, ये किसकी रचना है? ये हर एग्जाम में पूछ भी रखते हैं, ये आपके लोजाइन्स की रचना है। यूनानी समीक्षक में स्वच्छंदवादी के समीक्षक कौन है? यूनानी समीक्षकों में स्वच्छंदवादी के समीक्षक कौन है? तो ये लोजाइन्स है। राइवल लेडीज के नाटककार कौन है? तो 190 में आंसर बताना है आपके। तो ड्राइडन। राष्ट्र कवि से सम्मानित है। राष्ट्र कवि से सम्मानित है 191। तो ड्राइडन। द इंडियन एम्परर नाटक किसका है? 192। ड्राइडन। ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी के रचनाकार कौन है? ड्राइडन। किस आंग्ले कवि को राजकवि का सम्मान प्राप्त मिला है? तो वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ इसमें से किसके समकालीन है आपको बताना है? कोलरिज के। लिरिकल बेल बेलार्ड्स नामक रचना का संग्रह है वर्ड्सवर्थ। कविता को भावनाओं का सहज उच्चारण किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा। इंपॉर्टेंट है ये तो। कविताओं को भावनाओं का सहज उच्चारण किसने कहा है? स्वच्छंदवाद स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? 198। तो वर्ड्सवर्थ है। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? 199। तो कालरिज। एज ऑन क्रिटिसिज्म, ये किसकी रचना है?
लैंड की, ठीक है। आलोचना के लिए निकष पद्धति का समर्थन करने वाले समीक्षक है आर्नलेड। इलियट का जन्म स्थान कहाँ है? आपके अमेरिका। फेबर एंड फेबर के निर्देशक है इलियट। इलियट को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1948 में। इलियट विचार कितने लाखों में बिखरे पड़े हैं? 500। परंपरा की परिकल्पना और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया? इलियट ने। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसने दिया? इलियट ने। संवेदनशीलता का ऐसाचर्य को मानने वाले विद्वान है इलियट। रिचर्ड्स का जन्म स्थान इंग्लैंड। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? रिचर्ड्स। दी वेस्टलैंड कविता किसकी कृति है? इलियट की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक रचना ये आपको बताना है कि किसकी है? रिचर्ड्स की है ना। हाउ टू रीड ए पेज किसका ग्रंथ है? रिचर्ड्स का। संवेगों का संतुलन सिद्धांत किसका है? रिचर्ड्स का। संप्रेषण का सिद्धांत किसका है? रिचर्ड्स का। औदात्य सिद्धांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। औदात्य सिद्धांत किसका है? तो किसका है ये? लोजाइंस। स्वच्छंदतावादी को अद्भुत और सुंदर का मिश्रण किसने कहा? पेटर। किस आलोचक ने स्वच्छंदतावाद को यथार्थवाद का विरोधी माना है? स्वच्छंदवाद को यथार्थवाद का विरोधी किसने माना है? तो क्रॉम्बे, ठीक है। कौन स्वच्छंदतावादी का समीक्षक नहीं है? तो ये तीनों आपके हैं, लेसिंग, सिलर और फिकेट और एलन टेट, ये नहीं है। अगला है बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? ये तो स्वच्छंदवादियों का, ये बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौट चलो। स्काईलार्क एक चिड़िया की तुलना विचारों में छिपे कवि से किसने किया है? शैली ने। अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक है, तो इम्पोर्टेंट है क्रॉन्च। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन है? क्रॉन्च। त्रासदी का सर्वांगीण विवेचन, तो 223 क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा आपके? अरस्तु। यथार्थवाद का प्रारंभिक न्याय कौन है? 224 में जोला। यथार्थवाद की प्रकृति का रूप दिया है, ये भी जोला ने दिया है। यथार्थवाद को मार्क्सवादी की व्याख्या 226 में प्लेखनोवा, ठीक है। यथार्थवाद को सामाजिक यथार्थ का रूप दिया है 227 गोर्की। यथार्थवाद को उत्तेजनावाद के रूप में प्रस्तुत करा है 228 में, ठीक है, मोपासा। वैज्ञानिक यथार्थवाद के प्रवर्तक है, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के प्रवर्तक है 229 में पेलार्ट। फ्राइडन यथार्थवाद के प्रस्तुत करता है, तो 230 में हो जाएगा फ्राइड। अंतर्निर्बोध पैराडॉक्स के प्रस्तुता कौन है? अंतर्विरोध पैराडॉक्स 231 में क्या हो जाएगा? ब्रुक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्वच्छंदतावाद में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 232 में आंसर क्या होगा बताओ सभी? सौंदर्य प्रेम और सौंदर्य जिज्ञासा।
अंतःस्थ चेतनावादी यथार्थ के चिंतक है। 233 लॉरेंस। यूनानी शब्द मिमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है? अनुकरण। ठीक है, अगला है, खत्म होने वाला है। यूनानी शब्द कथा शीर्ष का हिंदी अनुवाद क्या है? 235 में क्या आंसर होगा? विचरण। साहित्य में यथार्थवाद का आविर्भाव किस वर्ष हुआ है? 236 में, 1856 में। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है 237 में, क्रॉन्च। काफी बार एग्जाम आया हुआ है और एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। काव्य जीवन की आलोचना है ऐसा मानने वाले हैं 238 में, आर्लेड। एस्थेटिक किसका ग्रंथ है? क्रॉन्च का। द सेक्रेड वुड के रचनाकार 240 में, इलियट की। काकेटल पार्टी के लेखक है 241 में, इलियट। विचरण से कलात्मक परिष्कार होता है, ये किसने कहा था? 242 में, वूचर। पेरिपोइट केस के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये अपने पहले भी पढ़ा था, ध्यान रखना। 243 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अरस्तु की है, पेरिपो इथिकेस। ठीक है, ये अरस्तु की है। इसमें से आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है, इसमें से क्या सही है देखो। यहाँ से देखो, भट्ट लोलट अपने पढ़ा था, इससे उत्पत्ति हुई थी लोटे से, तो 1 में 3 होना चाहिए। 1 में 3 वाला एक ही ऑप्शन है बस। ठीक है, तो ये 245 में आपके एक आंसर हो गया। 200 कौन से क्वेश्चन? 244 में एक आंसर हो गया, मिला लो अब सारे। बी में 4, शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक नायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। आपको अब मिलान करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, ध्यान रखना। 245 में देखना, आपको मिलान करना है। ठीक है, आराम से इसका मिलान करके आंसर बताओ। 245 में क्या आंसर होगा? तो आपको पता है श्रृंगार, एक मिला दो, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है ना, देख लो कोई ऑप्शन में है क्या? फिर एक ही ऑप्शन है ऐसा, श्रृंगार में रति। करुण में क्या हो जाएगा आपके? शोक। शांत में क्या हो जाएगा? निर्वेद। और रौद्र में आपके क्रोध। हो गया ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं वापस। असत्य कथन इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। सभी इसका आंसर दोगे 246 में, और एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 246 में क्या आंसर होगा? देखो, व्यंजना शक्ति का संबंध ध्वनि से है, ठीक है। लक्षणा शक्ति का संबंध लक्षक का है, सही बात है। अभिधा का संबंध वाचक से है। ध्वन्या काव्य से वाच्यार्थ प्रमुख होता है ना, ध्वन्या काव्य से वाच्यार्थ प्रमुख नहीं होता, ये इसका आंसर गलत है। बाकी ये तीनों ठीक है। तो 246 में 4 आंसर हो जाएगा। व्यंजना का तो ध्वनि से है, लक्षणा का लक्षक है, अभिधा से वाचक का है। ये देखो, वापस क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे भी अगर आप चाहते हो ऐसे अपन क्वेश्चन करें जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखे, कमेंट जरूर करना ना, और लाइक भी करना। फिर है 247 नंबर क्वेश्चन। देखो देखो, अब आपको इसमें क्या क्या पता है वो देख लो डायरेक्ट। अगर कुंतक आपको पता है कि कुंतक ने क्या दिया था, ठीक है, तो वक्रोक्ति कुंतक ने दिया था। डी में एक है क्या? किसी में दो में आंसर है। तो आपको सेमेंद्र का पता है, सेमेंद्र ने क्या दिया था? औचित्य संप्रदाय। ठीक है, वामन ने क्या दिया था? आपको पता है, रीति संप्रदाय। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन। ठीक है, तो ये आपके हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। हो गया आंसर।
आचार्यों को कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। 248 में सभी आंसर दोगे, क्या आएगा? देखो, भामा, दंडी, वामन, कुंतक सबसे लास्ट में आएगा, फिर वामन आएगा, ठीक है, और फिर आएगा आपके भामा। सबसे पहले भामा आएंगे क्योंकि भामा 6वीं शताब्दी के आपके आचार्य है, इसलिए। तो भामा पहले एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फिर दंडी, वामन, फिर कुंतक। फिर है 239। 239 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 239 में क्या आंसर होगा? ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। इनको बताना है कि क्या आंसर आएगा। 249 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अपना और बचा है। देखो, सबसे पहले दूसरी सदी ईसा पूर्व, आपको सबको पता है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में आता है आपके भरत मुनि वाला नाट्य शास्त्र। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? पहले नाट्य शास्त्र एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट हो गया। फिर काव्य अलंकार भामा वाला हो गया, फिर काव्य दस दंडी वाला हो गया, फिर दवन्या लोक हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 250, और सही अनुक्रम बताइए, इसमें आपको बताना है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। कि सही इसमें कौन है, किसका है कि भाई चंद्रालोक, दावन्यालोक, वक्रोक्ति और रस गंगाधर। 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से कौन सा होगा? चंद्रालोक किसकी है? जयदेव। दावन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन। वक्रोक्ति किसकी है? वक्रोक्ति जीवितम आपने पढ़ा था, कुंतक की है। और हिंदी वक्रोक्ति जीवितम नगेंद्र की है। रस गंगाधर किसकी है? जगन्नाथ की। तो ये आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 250 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में आपके काव्य शास्त्र में से भारतीय पाश्चात्य और आलोचक में से 250 क्वेश्चन थे, वो अपन ने पूरा करा। इसके बाद अपन कौन सा टॉपिक लें ऐसे वस्तुनिष्ठ, तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और यूट्यूब को ज़रूर आप इसे जुड़े रहें। और किसी का कोई भी डाउट है तो वो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके।